हाथ खड़े करके, क्या हमने डॉक्टर मिंटा का बिस्तर गोल करना चाहिए? तो आज इस जनसभा के माध्यम से हम डॉक्टर मिंटा को ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं, डॉक्टर मिंटा या तो आप रिजाइन देके अपने घर बैठ जाए, फिर से पुड़िया बेचने का काम करे, जो काम इसके बाप करते थे ना, दवाइयों की पुड़िया बेचने का। बात कही थी भाई, ये बीजेपी वाले हो रहे बोले कुत्ते, और बोला कुत्ता आया कर हमारे बगल में और हम मारा करा भाई, अरे मार कर दिखावा भाई। उनका वोट देने का काम किया, लेकिन आपने जब आपके सामने आए कभी ये नहीं पूछा कि आपने हमारे साथ जो वादा किया था तो उसका क्या हुआ। एक फिल्म में गाना है कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब आपके सामने वोट मांगने के लिए आता है तो उसको पूछो कि 75 साल से तुम लोगों ने आज इस चीज के अंदर जिस भी सड़क पे जाते हैं 10-10 फुट के गहरे खड़े, कहीं 2-2 फुट के गहरे खड़े, और डेली प्रतिदिन एक्सीडेंट की भरमार, और कल भी हमारी चुकी है। जब आप विरोध करना सीख जाओगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे साथियों। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये जालिम सरकार है, इस सरकार में आपके सामने बहुत बड़ी बेरोजगारी, इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जिस तरह सहयोग हमारे साथ दे रहे हैं, हमारी मातृशक्ति जिस तरह सहयोग हमारे साथ दे रही है, डॉक्टर साहब सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप सबका लेकिन जागरा जी का साथ छोड़ दो। इन्होंने कहा कि 2 एकड़ तो छोड़ो, हम 100 एकड़ भी नहीं लेंगे और जागरा जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार की बात है साथियों। आपके बीच में एक बहुत बड़ी महान शख्सियत हिमाचल प्रदेश से, यमुनानगर से चल करके रिटायर्ड डीजीपी, मीडिया और सीआईडी के साथी नोट कर ले, हमारे बीच में अभी एक डीजीपी। साथियों, आपके बीच में, आपके इस शहर में आज एक चर्चा है कि वो क्या चर्चा है कि इस देश में जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, गरीब जाति से नहीं हालात से अपनी बाइक और गाड़ियां लेके 10 बजे वहां पहुंच जाए। हमने एक रूट तय कर रखा है, उस रूट पे होते हुए पूरे शहर में हम अपना रोड शो करेंगे और साथ में राजमाला जी जांगड़ा के लिए वोट की अपील करेंगे। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं कि बड़े थोड़े से समय में ये जो लोग आज इतने अतिशयोक्ति नहीं है कि 2 करोड़ वाला 20 करोड़ 50 करोड़ का टारगेट रख के चलेगा कि यदि मैं चेयरमैन बन गया तो मुझे 50 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं। ये आज इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे बैंक में एफडी करवाते हैं कि 5 साल में ये दोगुनी हो जाएगी, 7 साल में दोगुनी हो जाएगी, उसी हिसाब से ये आज खर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि इन लोगों से बचें। ये जितना पैसा पानी की तरफ आ रहे हैं वो पैसा कल आपसे वसूला जाएगा। अब मैं मेरे उपस्थित सभी साथियों से एक बार फिर अपील करता हूं, कल रोड शो को किसी भी तरह 10 बजे आप लोगों को पहुंचना है। मैं सब लोगों के मोबाइल में मैसेज कर चुका हूं, इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना है, इसको आपको अपना काम समझना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी की तरफ से 950 रुपए का था, लेकिन उस जालिम ने उस सिलेंडर, उस रेमडेसिविर के ऊपर अपना लेवल लगा करके अरे कहीं 80,000 का, कहीं 45,000 का, कहीं 40,000 का, और कोरोना काल में आदमियों को मारने का ठेका लिया और मारते रहे। जब कोई पूछता कि डॉक्टर साहब मैंने मेरा मरीज दाखिल कराना है, कहता कि नहीं अभी 5-7 मरेंगे, बेड खाली हो गए, तब अपने मरीज को ले आना। ऐसे जालिम आज आपके बीच में वोट मांग रहे हैं और झाड़ू उठा के लोग, तंवर जैसे लोग झाड़ू उठा के उसके लिए भीख मांगते हैं। अरे डूब मरो तंवर साहब, जैसे ऐसे आदमी के लिए वोट मांगते हैं। मैं अधिकार है आपकी जिंदगी पर कि आपने समाज के लिए जीना चाहिए, समाज के लिए मरना चाहिए। अगला वक्त जी हमारे बड़े भाई धर्मपाल सिंह जी का जोश और जुनून दे। ये जो गाड़ियां भर के 8-8, 10-10 गाड़ियां घूम रही है ना, ये सब पूंजीपति लोग हैं। ये तो पूंजी लगा, इनका पैसा फेंक रखा इन्होंने, और कुछ लोग जो है डर के मारे इनके साथ लगे हुए, चलो भाई इनसे कुछ काम लेना है।
सच्चाई तो ये है, अपना जो समाज का वोट है 1,20,000 वोट है शहर में, जिसमें से हमारा वोट बैंक है 60,000 और 60,000 में हमारा एक कैंडिडेट है, उनका 60,000 में 13 कैंडिडेट है। अब आप इस बात से अनुमान लगा लो कि कौन सा उम्मीदवार है नहीं पड़ता है। दूसरा, कुछ मीडिया साथी मेरे से पूछना चाहते थे कि भाई आपकी प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति है। अरे भाई, हमने आपको रणनीति बता दी तो हम फेल हो जाएंगे। सरकार कुछ ना कुछ हथकंडा अपनाएगी, हमारे को डाउन करने की कोशिश करेगी। जैसे हमारे को प्लाट देने का लालच दिया कि भाई 2 एकड़ जमीन ले लो और वाल्मीकि समाज के लोगों आप पीछे हट जाओ, एससी समाज के लोगों आप पीछे हट जाओ, हम बीसी समाज को तो हम देख लेंगे। मतलब बीसी समाज की ये हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, आप सब इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। जैसा कि मेरे बड़े भाई धनपाल जी ने बताया, तालियों का भी कोटा है, उसको इसी जगह में पूरा करना है। सर, मैं मैडम का नाम पूछना चाहूंगा ताकि लोगों को। रजीता राज। हाँ जी, रजीता राज। रजीता राज जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं इनके घर में 2-3 साल पहले गया और हम करके ही रहेंगे। हम डबल बजा देंगे 19 को। भारत जय भीम। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद मैडम जी। बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी की भविष्य का निर्माण करने वाली हमारी बेटी राजबाला जांगड़ा जी, हिमाचल के डीजीपी साहब पृथ्वीराज जी, उनकी धर्मपत्नी रंजीता राज जी, राष्ट्रीय मानव विकास दल के मेरे बहादुर सैनिकों, एक हिंदी फिल्म के गाने से मैं अपनी भाषण को शुरू करूंगा। जब मेहनत वाले इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, जब मेहनत वाले इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। मेरे समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज इस चुनावी पूर्व बेला पर मैं आपका कुछ समय लेना चाहूँगा और उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को गौर से सुनेंगे। अब ये चुनाव अपने अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। इस चुनाव में नगर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें जींद के अंदर 14 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। कुछ लोग इस चुनाव को इसलिए लड़ना चाहते हैं कि वो जींद शहर की जनता को ये बता दे कि फला व्यक्ति ने भी परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव फॉर्म अप्लाई किया था। कुछ लोग इस चुनाव को इसलिए भी लड़ना चाहते हैं कि वो एक चुनाव हारकर दूसरा चुनाव जीतना चाहते हैं। कुछ लोग इस चुनाव को इसलिए भी लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें श्री जवाहर सैनी की लूटपाट को अपनी आंखों से देख रखा है। हम राजबाला का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम नगर परिषद के चेयरमैन बनना चाहते हैं, बल्कि हम ये चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि इस राजबाला के मार्फत हम नगर परिषद की कुर्सी पे तो कब्जा करेंगे ही करेंगे। आने वाले 2024 के चुनाव में इस मनोहर लाल खट्टर को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। पर हम आपसे वायदा करते हैं कि संघ के लोग या आरएसएस के लोग संघ की शाखा के अंदर खो खो और कबड्डी खेलते हैं। हम आपसे वायदा करते हैं कि इस मनोहर लाल खट्टर को बलियाली गांव की संघ की सभा में फिर से खो खो खेलने के लिए अकेला छोड़ देंगे। ये हम आपसे वायदा करते हैं। सवाल ये उठता है कि हम लोग ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। एक बात मैं आपको सभी साथियों को बड़े साफ तौर पे कह देना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय की हिदायत के हिसाब से किसी भी प्रदेश के 15% लोगों से ज्यादा को मंत्रिमंडल में शरीक नहीं किया जाता।
हरियाणा के विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है। यदि 90 का हम 15% निकाले 13.5 बनते हैं। और हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री समेत 14 लोगों को मंत्रिमंडल में शरीक किया जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण की बात करूं जो 20% है, यदि 14 का हम 20% निकाले, मेरे समाज के लोगों बड़े ध्यान से सुन लो, 14 का 20% 2.8 है। मैं आपको ये बात बताता हूं कि हरियाणा के अंदर 70 मंत्रालय है। डीजी साहब आपको पता होना चाहिए, अगर आपके नोटिस में नहीं है तो केवल 3 मंत्रालय दिए हुए हैं। मैं इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार से पूछना चाहता हूं, मनोहर जी आप तो मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारे 11 मंत्रालय कहां पर है? यदि मैं बैकवर्ड क्लास की 27% आरक्षण की बात करूं, हमारे 19 मंत्रालय बनते हैं। शेड्यूल्ड बैकवर्ड क्लास के मंत्री को केवल 2 मंत्रालय दे रखे हैं। खट्टर साहब, पिछड़ा वर्ग के 17 मंत्रालय कहां पर है? ये लोग आप लोगों को वोट डालने की मशीन के तौर पे यूज करते हैं, और जब सत्ता हासिल करते हैं तो सबसे पहले आपको राजनीति के हाशिए पर लाकर छोड़ देते हैं। आज इस जनसभा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं मनोहर लाल खट्टर को सीधी सीधी चुनौती देना चाहता हूं कि खट्टर साहब, अब आपका विदाई का समय आ गया है। अब आपको ये हरियाणा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हो या जेजेपी की सरकार है, जो सरकार के अंदर साझेदार है, इन लोगों ने इस 75 साल के लोकतंत्र में हमारे लोगों को केवल सेलों तक सीमित कर दिया। आप किसी भी पार्टी में जाइएगा, ये कौन है? ये शेड्यूल्ड कास्ट सेल का मुखिया है। ये कौन है? ये पिछड़ा वर्ग के सेल का मुखिया है। डीजीपी साहब, आज मैं इस शहर की जनता को बता देना चाहता हूं, जिन सामंतवादी ताकतों ने आपको 75 सालों से सेल में बना रखा था, आज उनके सेल बनाने का समय आ गया है। और जब तक आप समाज के हकों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ोगे, और यदि ये लड़ाई आज आपने पूरी ईमानदारी से नहीं लड़ी, मैं मातृशक्ति को और अपने बुजुर्गों को ये बता देना चाहता हूं कि आप आने वाली नस्लों को इन सामंतवादी ताकतों का गुलाम बनाकर छोड़ोगे। हम विश्वास करते हैं आपकी ये सीटिंग, गर्मी के अंदर आप यहाँ बैठे, कोई यहाँ पर पंखा या कूलर नहीं चल रहा है, फिर भी आप बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे वक्तव्य को सुन रहे हैं। आती है, आपके समाज का एक व्यक्ति आपके साथ नहीं है, आपको नैतिक तौर पे अपने पद से रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं केंद्र सरकार की कारनामा बताता हूं। केंद्र सरकार ने एक नया कारनामा कर दिया, एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हम इस देश के 17 से 21 साल के बच्चों को 4 वर्ष की नौकरी के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति करेंगे और 4 साल बाद उनको सेवा से मुक्त कर देंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी बेशर्मी के साथ बयान जारी किया कि 4 साल के बाद हम इन साथियों को, इन अग्निवीरों को, जब ये 4 साल के बाद रिटायर होकर आएंगे, हम इनको पुलिस में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। बड़े दुख की बात है। इस अग्निवीरों के 4 साल की सर्विस के बाद जो ही केंद्र सरकार ने घोषणा की, न केवल 3 बल्कि दूसरे जिलों में भी कई नौजवानों ने आत्महत्या की है। मैं कहता हूं कि जिस तुगलकी फरमान की वजह से हमारे नौजवानों ने आत्महत्या करनी पड़ी, राजनाथ के खिलाफ जो इस देश के गृह मंत्री है, उन अमित शाह के खिलाफ जो इस देश के गृह मंत्री है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं। मेरे को मेरी मीडिया बंधु ने बताया है कि आज के दिन हरियाणा से 5 लोगों ने आत्महत्या की है। अरे बेशर्म गृह मंत्री, अगर तेरे अंदर जरा भी नैतिकता है, जरा भी नैतिकता है, तो इस अध्यादेश को वापस ले ले, वरना ये राष्ट्रीय मानव विकास दल इन नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को
इस अध्यादेश को वापस दिलाकर दम लेगा। मेरे को पीछे से आदेश दिया गया है कि मैं अपने वक्तव्य को शॉर्ट करूं। मैं आपसे एक ही वायदा करता हूं, एक नारा आप मेरे साथ लगाएंगे। मैं बोलूंगा, भोले का डमरू बजाना है, राजबाला को जिताना है। भोले का डमरू बजाना है। मेरे बूढ़े मानस की आवाज ज्यादा है सारी करना। भोले का डमरू बजाना है। एक बात आखिरी का वक्तव्य देकर मैं आप अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या हमने डॉक्टर मिंटा का बिस्तर गोल करना चाहिए? तो आज इस जनसभा के माध्यम से हम डॉक्टर मिंटा को यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं, डॉक्टर मिंटा या तो आप रिजाइन देके अपने घर बैठ जाए, फिर से पुड़िया बेचने का काम करे। जो काम इसके बाप करते थे ना, दवाइयों की पुड़िया बेचने का काम, फिर से सीख ले, वरना हम आपको कुर्सी से पलटना भी जानते हैं। डॉक्टर मिंटा का बिस्तर गोल करना चाहिए। तो आज इस जनसभा के माध्यम से हम डॉक्टर मिंटा को यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं, डॉक्टर मिंटा या तो आप रिजाइन देके अपने घर बैठ जाए, फिर से पुड़िया बेचने का काम करे। जो काम इसके बाप करते थे ना, दवाइयों की पुड़िया बेचने का काम, फिर से सीख ले, वरना हम आपको कुर्सी से पलटना भी जानते हैं। ये हम आज इस जनसभा के माध्यम से इस हरियाणा सरकार को बता देना चाहते हैं। एक बार फिर एसीडीसी एकता जिंदाबाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।